हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक पैटी एक्सपेंसेस। हेड ऑफिस कुछ एक केसेस में क्या करता है, ब्रांच को परमिशन दे देता है, ब्रांच को क्या दे देता है, परमिशन दे देता है कि वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसेस कर सकती है। जैसे पैटी एक्सपेंसेस जैसे कि रिफ्रेशमेंट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो छोटे छोटे डेली के खर्चे हमारे, वो ब्रांच खुद अपनी तरफ से कर सकती है। इसकी परमिशन हेड ऑफिस उन्हें दे देता है। अब जो खर्चे करेंगे एक्सपेंसेस के लिए वो कहाँ से करेगा, हेड ऑफिस इसके लिए ब्रांच को जो अवेलेबल कराता है, कैश अवेलेबल कराता है। अब पैटी एक्सपेंसेस के लिए जो कैश अवेलेबल कराता है हेड ऑफिस ब्रांच को, उसे हम बोलते हैं पैटी कैश। अब जब भी ब्रांच खुद अपनी पैटी एक्सपेंसेस पे करेगी तो इसके लिए पैटी कैश जो है वो सप्लाई करेगा हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस पैटी कैश सप्लाई करता है या पैटी कैश सेंड करता है ब्रांच को, तो उसके लिए वो दो सिस्टम अडॉप्ट कर सकता है। व्हेन पैटी कैश इज मेंटेन्ड on impress system, petty cash is maintained when petty cash is maintained on impress system। जब वो impress system के अंडर मेंटेन करता है, या फिर इसके अपोजिट when petty cash is not maintained on impress system। it means कि या तो वो इम्प्रेस सिस्टम अप्लीकेबल कर सकता है या वो नहीं कर सकता, दो उसके पास ऑप्शन होते हैं। अब इम्प्रेस सिस्टम क्या है, या जब इम्प्रेस सिस्टम वो अडोप्ट करता है हेड ऑफिस, तो पैटी कैश कैसे वो बैलेंस मेंटेन करता है हेड ऑफिस के पास। अब जब इम्प्रेस सिस्टम के अंडर पैटी कैश बैलेंस मेंटेन किया जाता है तो इसमें क्या होता है, अब जैसे हेड ऑफिस हम मान लेते हैं कि हमारा हरियाणा में है और ये ब्रांच हमारी पंजाब में है, और जब हरियाणा का हेड ऑफिस पंजाब ब्रांच को कैश सेंड करता है अंडर इम्प्रेस सिस्टम, तो वो एक सर्टेन या फिक्स अमाउंट हम यहाँ ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो 5000 कैश सेंड करता है ब्रांच को अंडर इम्प्रेस सिस्टम। तो अब इसमें जो ब्रांच अपने एक्सपेंसेस करेगी वो इस 5000 में से करेगी जो उसने रिसीव किए, जो पैटी एक्सपेंसेस है वो इस 5000 में से वो पे करेगी। अब एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद, जैसे 1 मंथ या 1 ईयर्स के बाद, जब भी हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। स्टार्टिंग में जो सेंड किया वो ठीक है। अब एक सर्टेन या फिक्स बैलेंस मेंटेन किया जाता है इम्प्रेस सिस्टम के अंडर कि आपको 5000 का बैलेंस यहाँ इसके पास रखना है कि ये अपने एक्सपेंसेस इस 5000 में से पे कर सके। तो ये जो बैलेंस की अमाउंट है 5000, ये ओपनिंग बैलेंस हम लगा लें इसे, क्योंकि स्टार्टिंग में यही सप्लाई किया जाता है ओपनिंग बैलेंस। अब अगर इम्प्रेस सिस्टम के अंडर आपका पैटी कैश मेंटेन किया जाता है तो ओपनिंग बैलेंस आपका किसके इक्वल होगा, क्लोजिंग बैलेंस के। ओपनिंग बैलेंस अगर आपका 5000 है तो क्लोजिंग बैलेंस भी पैटी कैश का हमेशा 5000 होगा। अगर इम्प्रेस सिस्टम के अंडर कैश मेंटेन किया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा तो क्लोजिंग बैलेंस भी आपका 5000 ही होगा। अब 5000 जो आपने सप्लाई किए थे ब्रांच को, अब इसमें से पैटी एक्सपेंसेस हम मान लेते हैं कि ब्रांच ने कर दिए 2000 की। अब अगर इम्प्रेस सिस्टम के अंडर मेंटेन किया जाता है, जैसे ये आपने स्टार्टिंग में सप्लाई किए थे, अब साल के दौरान आपने ये एक्सपेंसेस कर दिए। अब जैसे ही हमारा साल कंप्लीट होने को आया, आप इसका जो ब्यौरा है, इसका जो रिकॉर्ड है, जो एक्सपेंसेस आपने कहाँ कहाँ किए, इसका रिकॉर्ड आप हेड ऑफिस को शो करोगे और इस अमाउंट जो आपने एक्सपेंसेस कर दिए हैं, जिस अमाउंट के आपने एक्सपेंसेस कर दिए हैं वो आप रिम्बर्स करवा लोगे हेड ऑफिस से। इट मीन्स वापस रिसीव कर लोगे। अब ये एक्सपेंसेस करने के बाद आपका बैलेंस कितना था, 5000 में से 2000 आपने एक्सपेंसेस कर दिया, आपके पास बैलेंस था 3000। अब आप 2000 फिर से हेड ऑफिस से रिसीव करोगे जो एक्सपेंसेस आपने किए हैं उसके लिए,
और लास्ट में फिर से आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो ये तो है इम्प्रेस सिस्टम के अंदर अगर कैश बैलेंस मेंटेन किया जाता है हेड ऑफिस के द्वारा, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सेम रहेगा। दूसरा, अगर इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन नहीं किया जाता हेड ऑफिस के द्वारा, तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई भी एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट नहीं होती। अब इसमें तो क्या होगा, हर बार हर टाइम हमारा जो बैलेंस है वो सेम रहेगा, 5000 वो 5000 ही सप्लाई करेगा। साल के दौरान वो उतनी अमाउंट सेंड करेगा जितने कि उसने एक्सपेंसेस कर दिए हैं। अब अगर इम्प्रेस सिस्टम नहीं मेंटेन किया जाता आपका, तो हेड ऑफिस जैसे इसने सप्लाई किया आपको 5000, ब्रांच को 5000 ही उसने सप्लाई किए। अब इसमें से ब्रांच ने एक्सपेंसेस कर दिए 3000 के जो एक्सपेंसेस होगी। अब हो सकता है हेड ऑफिस बाकी कैश उसे सप्लाई ना करे, तो क्लोजिंग बैलेंस उसका कितना रहेगा, 5000 उसको टोटल मिले थे, 3000 उसने एक्सपेंसेस कर दिए, बाकी कितने रहे 2000। तो 2000 का पेटी कैश का हम क्लोजिंग बैलेंस शो कर देंगे। अगर आपका इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन नहीं किया जाता पेटी कैश के लिए, तो आप इस तरीके से क्या करोगे, कैश को शो करोगे, पेटी कैश के बैलेंस को। अगर यही सिचुएशन होती इम्प्रेस सिस्टम के अंदर, तो 3000 वापस से रिसीव कर लेता और क्लोजिंग बैलेंस शो होता 5000 का। ठीक है, बस यही डिफरेंस है अगर पेटी कैश आपका इम्प्रेस सिस्टम के अंदर मेंटेन किया जाता है या फिर नॉर्मल तरीके से आपका मेंटेन किया जाता है। ठीक है, ये तो वो बात है कि आप एक सर्टेन अमाउंट उसे दे के रखते हो, उसमें से वो अपने एक्सपेंसेस कर देता है। अगर वो कम हो जाती है तो आप उसे फिर से जितनी वो कम हुई है उतना अमाउंट आप वापस से उसे दे देते हो, ताकि वो अमाउंट उतनी ही रहे जितनी आपने स्टार्टिंग में सेंड की थी। ठीक है, तो इम्प्रेस सिस्टम के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सेम रहता है। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का बिल्कुल सेम है। जो हमारा हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर आपका इम्प्रेस सिस्टम के अंदर कैश बैलेंस मेंटेन किया जाता है और अगर इम्प्रेस सिस्टम के अंदर मेंटेन नहीं किया जाता, तो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे। ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का आप कहाँ शो करते हो, मैं यहाँ आपको शो कर देता हूँ। जैसे ये ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट में अगर इम्प्रेस सिस्टम है तो यहाँ आएगा टू बैलेंस बीडी में, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ नोट करते हो, डेबिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड नोट करते हो, टू बैलेंस सीडी इस तरीके से आप नोट करते हो। अब साल के दौरान जितने एक्सपेंसेस हुए, जैसे 2000 के इसमें हमने एग्जांपल लिया था, 2000 के एक्सपेंसेस हुए, तो साल के दौरान 2000 हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किए होंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं टू बैंक और ब्रैकेट में लिखते हैं पेटी कैश जितना सप्लाई किया गया। ठीक है, तो ये तो होता है आपका अगर इम्प्रेस सिस्टम आपका मेंटेन किया जाता है। तो अगर इम्प्रेस सिस्टम आपका मेंटेन नहीं किया जाता तो क्या होगा, टू बैलेंस सीडी आपने सेम दिखाना है। जो ओपनिंग बैलेंस था, जैसे 5000 का इसमें ओपनिंग बैलेंस था, अब उसके बाद एक्सपेंसेस किए ब्रांच ने 3000 के, ये तो था आपका अगर इम्प्रेस सिस्टम आपका मेंटेन किया जाता है। तो बस यही होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम रहेगा, यहाँ वो अमाउंट आ जाएगी जो आपने सेंड किया साल के दौरान। अगर आपका इम्प्रेस सिस्टम के अंडर मेंटेन नहीं किया जाता, इम्प्रेस सिस्टम अडोप्ट नहीं किया जाता, तो आप किस तरीके से शो करोगे। जैसे ये ब्रांच अकाउंट आपका, डेबिट साइड आप क्या दिखाओगे, टू बैलेंस सीडी ओपनिंग बैलेंस के लिए पेटी कैश की, पेटी कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है आप शो कर दोगे डेबिट साइड में। उसके बाद आपने जो एक्सपेंसेस किए, जैसे यही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आपने जो एक्सपेंसेस किए 3000 के किए, ठीक है। अब उसके लिए आपको यहाँ कुछ भी रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा 2000 का, तो आप यहाँ क्या दिखाओगे, बाय बैलेंस सीडी में आप यहाँ शो कर दोगे पेटी कैश का जो बैलेंस है आपके पास। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास बैलेंस रहेगा 2000, तो हम यहाँ 2000 शो करेंगे, यहाँ बैलेंस हमारा 5000। ठीक है, इस तरीके से शो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन किया जाता है और नहीं किया जाता तो। ठीक है, अब इस पे बेस एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, उसमें वीडियो में आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक तो दोबारा कवर अप कर दिया, वो क्वेश्चन आप कर लेना। अब एक और क्वेश्चन है, इस पर बेस हम कर लेते हैं, जिसमें एक और टॉपिक हमारा ऐड हो जाता है, अगर ब्रांच लोकल परचेज करती है तो। एक और टॉपिक हम थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं, छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है इसी में।
कुछ एक केसेस में ब्रांच को लोकल परचेज करने की परमिशन भी दे दी जाती है। ब्रांच क्या कर सकती है, लोकल परचेज कर सकती है। इट मीन्स वो अपने जो ऑन मार्केट है, जैसे ये हरियाणा की ब्रांच थी हमारी और ये पंजाब की थी, सॉरी हरियाणा का हेड ऑफिस था, पंजाब की ब्रांच थी। अब हेड ऑफिस जो गुड सप्लाई करता है बेसिकली डिपेंडेंट ब्रांच वही सेल करती है, लेकिन कुछ एक केसेस में हेड ऑफिस की प्रायर परमिशन से ब्रांच क्या है, लोकल परचेज कर सकता है, पंजाब से ही वो गुड्स बाय करके सेल कर सकता है। ठीक है, अब अगर ऐसा करता है, पंजाब की जो ब्रांच अगर ऐसा करती है, तो उस केस में हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर उसने परचेज किया है तो पैसे उसने यूटिलाइज किए होंगे, लेकिन आपके बीच में क्या कुछ ब्रांच के और हेड ऑफिस के बीच में क्या कुछ लेन देन हुआ है? कुछ भी लेन देन नहीं हुआ। जब उसने परचेज किया कुछ भी लेन देन नहीं हुआ। उसके बाद अगर वही गुड सेल कर दी जाती है तो उससे जो कैश रिसीव हो वो हेड ऑफिस को अगर आप सेंड करोगे तो वो ज़रूर रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर ये परचेज करने के लिए हेड ऑफिस से ही कैश आपको सप्लाई होता है तो उसके लिए आप क्या शो करोगे, डेबिट साइड क्या दिखा दोगे, टू बैंक, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दोगे परचेज, डायरेक्ट परचेज, कि जो ब्रांच उसने डायरेक्ट परचेज किया, जो अमाउंट आपने सप्लाई की थी लोकल परचेज के लिए। अब ये तो तब है जब कैश ही बाय करता है। ठीक है, अगर जो ब्रांच है वो बाय करती है क्रेडिट पे भी, अगर वो उधार बाय कर लेती है तो उस केस में क्या होंगे, क्रेडिटर्स भी होंगे, उस केस में क्रेडिटर्स भी होंगे ब्रांच के। अब ब्रांच के जब क्रेडिटर होंगे तो ये हमें जैसे ब्रांच का डेटर अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, वैसे ही हमें ब्रांच के लिए मेमोरेंडम क्रेडिटर अकाउंट भी प्रिपेयर करना होगा। अब वो प्रिपेयर कैसे करना होगा एक क्वेश्चन में हम डायरेक्टली देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम। जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 9 देखो आप, एक बार मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। आर लिमिटेड हैव ए हेड ऑफिस एंड मैनी रिटेल ब्रांचेस। गुड्स आर सप्लाइड फ्रॉम द हेड ऑफिस टू ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस। अब 20% प्रॉफिट इंक्लूड है वो किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस पे 20% प्रॉफिट जो है वो आपका इंक्लूड किया जाता है। गुड्स जो सेंड की जाती है हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को वो इनवॉइस प्राइस पे सेंड की जाती है। ठीक है, %20 ऑफ इनवॉइस प्राइस, ये क्या है, प्रॉफिट है हमारा, इंक्लूड है जो कि जब हम गुड्स सेंड करते हैं। ठीक है, अकाउंट्स आर केप्ट टू एट हेड ऑफिस फ्रॉम विच ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंसेस आर पेड। सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन पे करता है, हेड ऑफिस, केवल पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ करके ये सारे के सारे पेटी एक्सपेंसेस, सच पेटी एक्सपेंसेस आर पेड बाय ब्रांचेस विच आर अलाउड टू मेंटेन पेटी कैश बैलेंस ऑफ 1500 ऑन इम्प्रेस सिस्टम। अब सारे के सारे जो एक्सपेंसेस है पेटी एक्सपेंसेस वो ब्रांच पे करती है, जो कि उस कैश में से करती है जो इम्प्रेस सिस्टम के अंडर प्रोवाइड करवाया जाता है ब्रांच को, जो कि है 1500। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एज शोन बाय द बुक्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। इस जो बैलेंस है जो हमें दिए गए हैं उनसे हमें ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। बैलेंस हमें दे रखें एज ऑन 1 अप्रैल 2014। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं आपको क्या करना है, आपको बुक में जब आप वीडियो देखोगे तो बुक आप साथ साथ अपनी खोल के रखना, ताकि आपको पता रहे कि अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि स्टेटमेंट में अगर यहाँ लिखूँगा तो वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी होगी। हम डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ब्रांच अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ब्रांच अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2015 के लिए। ये ध्यान रखना, आपको ये लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस के लिए लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग,
फॉर द ईयर एंडिंग आप लिखोगे, न कि एज एट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड आपको पता ही है। अब फर्स्ट जो स्टेटमेंट की फर्स्ट बैलेंस है उसमें हमें दे रखा है बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2014। बैलेंस हमें दे रखे हैं 1 अप्रैल 2014 के। इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमें, वो डेबिट साइड हम नोट करते हैं अगर एसेट का बैलेंस है तो टू बैलेंस BD। अब बैलेंसेस देखो क्या क्या दे रखे हैं। पेटी कैश इन हैंड एट ब्रांच, पेटी कैश का हमें दे रखा है ओपनिंग बैलेंस, पेटी कैश का बैलेंस हमें दे रखा है 1500। ठीक है, ये इम्प्रेस सिस्टम के अंदर है तो ये क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा सेम ही रहने वाला है। उसके बाद दे रखा है स्टॉक इन हैंड एट ब्रांच, स्टॉक हमें दे रखा है 30,000। उसके बाद नेक्स्ट हमें कहता है डेटर एट ब्रांच। अब डेटर हमें दे रखे हैं तो हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। तो एक शॉर्ट में मैं यहाँ प्रिपेयर कर लेता हूँ, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट। डेटर का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, जो कि पहले तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। डेटर्स हमें दे रखे हैं, ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 5,000। अब उसके बाद मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे डेबिट साइड नोट करेंगे, क्योंकि हम डेटर्स का अकाउंट बना रहे हैं। मेमोरेंडम समझिए, खाता हम प्रिपेयर करें, डेटर्स हमारी एसेट होती हैं। एसेट का जब भी हम अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैंने आपको सीधा अकाउंट बनाने के लिए बताया था, एसेट्स की वैल्यू जब भी इंक्रीज होगी हम उसे डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड आप पोस्टिंग करोगे। डेबिट करते हैं तो डेबिट साइड, और अगर उसे क्रेडिट किया जाए तो क्रेडिट साइड हम पोस्टिंग करेंगे दूसरे अकाउंट से, जो जिसके कारण ये डेबिट होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने इसको डेबिट करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसका बैलेंस है हमारे पास। हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस हमें दे रखा है 5,000। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें कहता है क्रेडिटर्स एट ब्रांच। अब क्रेडिटर्स दे रखे हैं तो जब भी आपको क्रेडिटर्स दिए मिले, आपने एक और अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है, मेमोरेंडम ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट। ये आप क्या प्रिपेयर करोगे, मेमोरेंडम ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट साइड हम शो करेंगे बाय बैलेंस BD। अब क्रेडिटर्स हमें दे रखे हैं 1,000, ये हमें क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है। उसके बाद फर्नीचर का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट होती है। फर्नीचर हमें दे रखा है, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है हमें 9,000। अच्छा, कहीं हम स्किप ना कर जाएं, ये क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी हमारी ब्रांच की लाइबिलिटी है। एसेट का अगर डेबिट साइड, तो लाइबिलिटी का हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी लाइबिलिटी हमें मिली है वो है क्रेडिटर्स। ओपनिंग बैलेंस है 1,000 का, हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद देखो प्रीपेड रेंट अप टू 30 जून 2014। प्रीपेड रेंट हमारी क्या होती है, एसेट होती है। एसेट साइड हम दिखाएंगे, प्रीपेड रेंट का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 420। उसके बाद हमें दे रखा है ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। 2015 के लिए जो ईयर हमारा एंड हो रहा है उसके लिए हमें ट्रांजैक्शन दे रखी है, गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। अब ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको दिया जाता है गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये सिमिलर नहीं है गुड्स सेंट टू ब्रांच, उसकी सिमिलर नहीं है, ये ब्रांच ने रिसीव किया है। अब जैसे कुछ एक क्वेश्चन में क्या होता है, हेड ऑफिस हमारा जो है जैसे 1,50,000 का माल सेंड कर देता है। अब ये तो क्या है, उसने सेंड किया है। अब ब्रांच रिसीव कितना करता है, अब ब्रांच ने मान लो आपकी ब्रांच ने 1,20,000 का ही रिसीव किया हो सकता है 20,000 का ट्रांजिट में हो और ये 10,000 का आपका लॉस हो गया हो।
तो उस केस में ब्रांच ने जो रिसीव किया वो 1,20,000 का है। तो कुछ एक क्वेश्चन में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी मिलेगी, लॉस दिया मिलेगा और गुड्स इन ट्रांजिट दिया मिलेगा। तो उससे आपको क्या निकालना है, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने कितनी गुड्स सेंड की है ब्रांच को, वो वैल्यू आपको निकालनी है। क्योंकि हम यहाँ जो नोट करते हैं वो क्या नोट करते हैं, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच को किस वैल्यू की गुड्स सेंड की गई है, न कि ब्रांच ने किस वैल्यू की रिसीव की है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच। ब्रांच ने किस वैल्यू की गुड्स रिसीव की है, ब्रांच ने रिसीव की है 1,24,000 की। तो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है आपको 1,24,000 की दे रखी है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक पहुँचना है कि हेड ऑफिस ने कितनी सेंड की। ठीक है, उसके बाद देखो आप लॉस इन ट्रांजिट एट इनवॉइस, रास्ते में जो है हमारा नुकसान हो गया, वो कितना हुआ 1,000 का। उसके बाद नेक्स्ट देखो बैड डेट्स राइट ऑफ, और गुड्स से रिलेटेड कोई अगर और कोई भी ऐसा नहीं है जो गुड्स से रिलेटेड हो, तो ना तो गुड्स हमारे ट्रांजिट में हैं, तो टोटल हेड ऑफिस ने कितनी सेंड की थी, 1,000 का लॉस हो गया, 1,24,000 की रिसीव कर ली। तो टोटल हेड ऑफिस ने कितनी सेंड की होगी, 1,25,000 की गुड्स सेंड की होगी, तभी 1 लाख का लॉस होकर के ब्रांच ने 1,24,000 की रिसीव कर ली। तो अब हम यहाँ जो वैल्यू दिखाएंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो कितने दिखाएंगे, 1,25,000। ठीक है, अब ये इनवॉइस प्राइस ही आपको दे रखा है डायरेक्टली। अब इनवॉइस प्राइस अगर आपको दे रखा है तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड क्या नोट करोगे, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब इसमें आप निकाल लो वैल्यू, आप ऐड करते हो प्रॉफिट 20% प्रॉफिट ऐड करते हो इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस हमारा क्या है 1,25,000। अब इसमें ये जो वैल्यू है 1,25,000, इसका 20% आप निकाल लो, कितना आ जाएगा 25,000। तो इसमें जो लोडिंग इंक्लूड है वो कितनी इंक्लूड है 25,000 की। ठीक है, लोडिंग जो इंक्लूड है वो कितने की इंक्लूड है 25,000 की। तो आप 25,000 क्रेडिट साइड क्या करोगे, नोट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो बैड डेट्स राइट ऑफ। अब बैड डेट राइट ऑफ किया आपने, ये कहाँ जाएगा, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट में। बैड डेट्स राइट ऑफ किए, आपका लॉस था, डेटर्स में से कुछ वैल्यू कम हुई होगी तभी तो लॉस हुआ होगा आपका। तो बैड डेट्स जो राइट ऑफ किए हैं आपने 200 के, उससे डेटर्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज होती है वैल्यू तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे, बाय बैड डेट्स। अब बैड डेट्स के लिए एंट्री क्या करते हो, ये भी आपको पता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स क्रेडिट होता है, एंट्री यही करते हो ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अगर आप एंट्री बेस पोस्टिंग करना चाहो तो जिस वैल्यू के आपके बैड डेट्स हुए हैं उससे आप शो कर देते हो, बैड डेट्स को आप डेबिट करते हो क्योंकि आपका लॉस है, सारे लॉसेज आप डेबिट करते हो, टू आप करते हो डेटर्स। अब इसमें डेटर हमारा जो है क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड हमने पोस्टिंग करनी है 200 से। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बताया जाता है इसमें क्वेश्चन में वो दे रखा आपको, परचेज बाय ब्रांचेज ऑन परमिशन ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच ने जो है परचेज किया है हेड ऑफिस की परमिशन से। ठीक है, अब हेड ऑफिस की परमिशन से परचेज किया है, तो इस क्वेश्चन में आप दूसरी चीज़ एक चेक कर लो, क्या इस परचेज के लिए कैश अवेल कराया गया है हेड ऑफिस के द्वारा। तो पहले आप ये चेक कर लो, कहीं भी हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि कैश जो है अवेलेबल कराता है हेड ऑफिस परचेज के लिए। तो ये जो अमाउंट परचेज की अमाउंट हम कहाँ से काट लेंगे, जब हम जैसे देखो हमें जो है हेड ऑफिस को, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये आपका हेड ऑफिस है और ये ब्रांच है। अब ब्रांच को रुपए लेने हैं 50,000 परचेज किए उसने उसके लिए, और ब्रांच को हेड ऑफिस को वापस रुपए देने हैं 1 लाख। तो क्या वो ऐसा करेगी कि 50,000 एक बार हेड ऑफिस से रिसीव करेगी और फिर 1 लाख हेड ऑफिस को देगी? नहीं, वो डायरेक्टली क्या करेगी, 50,000 ही हेड ऑफिस को जमा करवा देगी। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन में आपको दिया मिलेगा कि अगर लोकल परचेज के लिए कैश अवेलेबल नहीं करवाया जाता हेड ऑफिस के द्वारा, तो वो जो है वो अमाउंट कहाँ से डिडक्ट करेगा, जो पेमेंट उसे करनी है हेड ऑफिस को, वहाँ से ब्रांच डिडक्ट कर लेगी। तो अब
कैश परचेज कितने की इसने 10,800। कैश परचेज से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये मेमोरेंडम ब्रांच का क्या है, क्रेडिटर्स अकाउंट है। तो एक बार इसको आप अवॉइड करो। उसके बाद क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज जब हम करते हैं तो क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। जब इंक्रीज होगी तो हम उसे क्या करेंगे, जब भी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या किया जाएगा, उसे क्रेडिट किया जाएगा कि डेबिट किया जाएगा? जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट बैलेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा बाय परचेज। परचेज आपने की है, क्रेडिट परचेज आपने की है 10,000 की, ठीक है, ये आपकी परचेज है। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपने कैश पे किया है 8,500। जब आप कैश पे कर दो क्रेडिटर्स को तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे, डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे टू कैश या टू बैंक। हम कैश वर्ड यूज कर लेते हैं, टू कैश 8,500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस रेंट फॉर द ईयर पेड ऑन 1 जुलाई 2014 को पे किया और 1 ईयर का पे किया है। पेमेंट की है हेड ऑफिस ने। जब हेड ऑफिस कोई भी पेमेंट करता है ब्रांच के लिए तो हम डेबिट साइड नोट करते हैं टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हमने कितनी की है, पेमेंट हमने की है 1,800 की। ये किस लिए की है, रेंट के लिए। अब ये भी कंफ्यूज कर देता है कुछ एक स्टूडेंट्स को। हमें जो अमाउंट है वो फुल लिखनी है डेबिट साइड, क्योंकि हमने खर्चा तो 1,800 का किया है। अब इसमें से जो एसेट्स रह जाएगी हमारी प्रीपेड के रूप में, वो क्लोजिंग बैलेंस में हमें इन्वॉल्व करनी है, ठीक है। तो एक बार आप इसको टिक मार्क करके रखो ताकि हमें ध्यान रहे कि इसमें से प्रीपेड रेंट के रूप में हमें एसेट का बैलेंस भी निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सैलरीज। तो बैंक में जो है सैलरीज भी आप यहीं ऐड कर दोगे, जो जो एक्सपेंसेस पे किए हैं हेड ऑफिस ने। सैलरी पे की है 2,400। उसके बाद हमें दे रखा है इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2015, 30 जून 2015 तक का इंश्योरेंस पे किया गया है। ये भी पे किया है आपने, इंश्योरेंस पे किया है आपने 440। अब इसमें भी आपका क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस इंक्लूड है। कैश सेल एट ब्रांच। ब्रांच ने जो है कैश सेल की है, कैश सेल से उसका कोई लेना देना है, कोई भी लेना देना नहीं है, डेटर्स का है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्रेडिट सेल एट ब्रांच। ब्रांच ने जो है क्रेडिट सेल किया। जब क्रेडिट सेल करेगी ब्रांच तो डेटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब डेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स। सेल्स हमने कितने की है, इसमें जो वैल्यू दे रखी है हमें 40,000 की, तो 40,000 की ब्रांच ने सेल की, उससे उसके डेटर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। उसके बाद अलाउंसेस टू डेटर्स। डेटर्स को हमने अलाउंसेस दिए हैं, डिस्काउंट दी है। अब जब हम डेटर को डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उनसे पैसे हमें कम मिलेंगे। तो क्रेडिट साइड हम क्या नोट करेंगे, बाय अलाउंसेस। अलाउंसेस हमने अलाउ किए हैं 400 की। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से हमने कैश रिसीव किया। जब डेटर से हम कैश रिसीव करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाती है वैल्यू तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय कैश या बाय बैंक। हमने रिसीव किया 38,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पेमेंट ऑफ पेटी एक्सपेंसेस मेड बाय ब्रांच। ब्रांच ने जो है पेटी एक्सपेंसेस पे किए हैं 200 के। ब्रांच ने जो है पेटी एक्सपेंसेस पे की हैं 200 के, ठीक है। अब इम्प्रेस सिस्टम के अंडर आपका बैलेंस मेंटेन किया जाता है 1,500, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका सेम रहेगा। तो पेटी कैश जो आपके एक्सपेंसेस हुए सेम वही अमाउंट आप डेबिट साइड लिखोगे टू बैंक, और यहाँ लिखोगे पेटी एक्सपेंसेस। ये आपने अलग से शो करना है पेटी एक्सपेंसेस के लिए, जो आप बैलेंस एक्सपेंसेस करते हो 200 के, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखो, बैलेंस ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2015। तो यहाँ हमें जो बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस सीडी, इसमें स्टॉक का जो बैलेंस हमें दे रखा है 35,000, वो एट कॉस्ट दे रखा है। स्टॉक का बैलेंस जो हमें दे रखा है 35,000 वो दे रखा है एट कॉस्ट है ये। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए
वो जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, लोडिंग इन्वॉल्व हो। अब लोडिंग से ध्यान आ गया, हमने जब ओपनिंग स्टॉक नोट किया था इसके क्रेडिट साइड हमने इसकी लोडिंग कैंसिल करने के लिए एंट्री नहीं की, अब कर देते हैं बाय स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व आप कितना शो करोगे इसमें, जो इंक्लूड आपकी लोडिंग, इसमें लोडिंग कितनी इंक्लूड है 30,000 का 20% 6,000, क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है कि इनवॉइस प्राइस का 20%। अब यहाँ जो दे रखा आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा है, आप प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हो, इनवॉइस प्राइस पे। अब वो क्या है आपको पता नहीं, एक्स मान लेते हैं हम, और अब इसका आपको निकाल। अब यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि आपको जो स्टॉक दे रखा है वो कॉस्ट प्राइस पे दे रखा है, प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट करते हो वो इनवॉइस प्राइस पे आपको कैलकुलेट करना है। तो इनवॉइस प्राइस क्या आपको पता ही नहीं, आप कैसे निकालोगे, एक बिल्कुल सिंपल सा, जैसे इफ़ हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, इफ़ इनवॉइस प्राइस इज 100 देन कॉस्ट प्राइस, आप कॉस्ट प्राइस अब निकाल दोगे। अगर इनवॉइस प्राइस 100 है तो कैसे निकालोगे, 100 इंटू में 20 डिवाइड बाई 100, 20% प्रॉफिट इंक्लूड है इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 20। अब 100 आपका इनवॉइस प्राइस आपने लिया है, 20 आपका क्या आया, प्रॉफिट आया, तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपका क्या आया, कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 80, क्योंकि 100 में से आप 20 लेस कर दोगे प्रॉफिट के, तो कॉस्ट प्राइस आपका 80 है। अब इस पे बेस आप क्या करोगे, निकाल लोगे आपका प्रॉफिट चाहिए आपको कि 35,000 में प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, ठीक है। तब आप एक और लाइन लिखो यहाँ, ये ऊपर वाली मैं रफ कर देता हूँ, आप इस तरीके से इसे निकाल सकते हो। इफ cost price is 80 rupees then profit इज इक्वल टू क्या है 20 रुपीज़। आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप यहाँ प्रॉफिट रखो। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज 1 रुपीज़ देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 80। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज 35,000, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें दे रखी है, इफ़ कॉस्ट प्राइस इज 35,000 देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 80 इंटू में 35,000, ठीक है। अब इस तरीके से जब आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 और 4 से डिवाइड करो इसे 8 7 5 8,750 रुपीज़। तो अब आपका जो प्रॉफिट है वो 8,750 रुपीज़ आ गया। अब इसे आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, जैसे मैं ये सारी चीज़ें रफ कर देता हूँ एक बार, आप क्रॉस वेरीफाई करो इसे। क्वेश्चन करके आपको क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करना है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाते हैं, 35,000 प्लस 8,750, ये आपका आ गया टोटल 43,750 रुपीज़। अब ये इनवॉइस प्राइस अगर वो हमारा, तो इसका 20% अगर हमें प्रॉफिट निकालना है 5 अगर हम इसका निकाल लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 8, यार है कि 3 to 8,750 रुपीज़। देखो बिल्कुल सही आ रहा है, 43,750 रुपीज़ का ही 20% हमारा होता है 8,750 रुपीज़, जो कि हमने इस पे निकाला था। तो जो हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है इस क्लोजिंग स्टॉक में वो इंक्लूड है 8,750, और जो इनवॉइस प्राइस हमारा वो 43,750। तो हम यहाँ जो रिकॉर्ड करेंगे वो इनवॉइस प्राइस 43,750, और इसकी बजाय यही लिखो आप 43,750, और 8,750 जो लोडिंग इंक्लूड है ये डेबिट साइड कैंसिल हम कर देंगे टू स्टॉक रिजर्व 8,750, ठीक है। अब ये हो गया आपका स्टॉक के लिए। अब उसके बाद है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। अब फर्नीचर का और लग गया था, आप कर दो। फर्नीचर जो है आपका 9,000 का है, लास्ट में जब आपका बैलेंस रह जाएगा 10% डेप्रिसिएशन काटने के बाद 9,000 का 10% 9,000 माइनस 900 हमारी हो जाएगी डेप्रिसिएशन,
अब बैलेंस रह जाएगा 8100, ठीक है। ये फर्नीचर का बैलेंस रह जाएगा आपका। अब और इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया गया, अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली बैलेंसेस निकालने हैं। इस अकाउंट को टोटल करके हम निकाल लेंगे हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये टोटल हो गया हमारा 45,000। इस साइड का टोटल 45,000 होना चाहिए। 38,000 प्लस 600, तो आपको लेस करने 38,600। इस वैल्यू में से आप लेस करोगे तो ये रह जाएगा आपका 6,400 बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD आपका डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आया आपका 6,400। अब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आप कहाँ लिखते हो, क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस CD में डेटर्स का बैलेंस है 6,400। अब ये जो आपका अकाउंट है ये यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें चाहिए थी, क्लोजिंग बैलेंस आपने नोट डाउन कर लिया है। अब डेटर से आपने कैश कितना रिसीव किया ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब आप इसको रफ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। उसके बाद क्रेडिटर्स का अकाउंट्स और प्रिपेयर कर लो। टोटली आप इस साइड का टोटल 11,000 होना चाहिए। अब यहाँ जो बैलेंस रहेगा टू बैलेंस CD, वो किसका बैलेंस रहेगा, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। इसमें से अगर हम वैल्यू लेस करेंगे तो कितनी रह जाएगी हमारे पास, 11,000 में से 8,500 अगर आप लेस करोगे तो ये रह जाएगा आपका 2,500। तो 2,500 जो है वो आपकी वैल्यू क्या है, क्रेडिटर्स की क्लोजिंग वैल्यू है। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आप कहाँ शो करते हो, अगर ओपनिंग क्रेडिट साइड शो हुआ है तो क्लोजिंग आप शो करोगे डेबिट साइड टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख देते हैं, टू बैलेंस CD। अब यहाँ क्रेडिटर्स का जो है क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 2,500। अब क्रेडिटर्स का अकाउंट्स भी आपका क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब इससे भी आपको कुछ नहीं चाहिए और इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। अब उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो 1 बाय 1 दोबारा से क्रॉस चेक करते आप चलो। पैटी कैश, क्या पैटी कैश का हमने क्लोजिंग बैलेंस नोट किया है, बिल्कुल नहीं किया, हमें दे भी नहीं देखा। लेकिन ये जो पैटी कैश है इम्प्रेस सिस्टम के अंडर मेंटेन किया जाता है, तो पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी क्या होगा, लास्ट का। अगर ओपनिंग बैलेंस 1,500 तो क्लोजिंग बैलेंस भी आपका क्या होगा 1,500, ठीक है। उसके बाद स्टॉक हमने रिकॉर्ड कर दिया, इसका रिवर्स एंट्री भी हमने कर दी। डेटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रिकॉर्ड हो चुके हैं। उसके बाद फर्नीचर का भी क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड हो चुका है। और उसके बाद प्रीपेड रेंट को हमने इस साल यूटिलाइज कर लिया होगा, इसका बाकी आपको कुछ करना नहीं है। गुड्स रिसीव्ड बाय द ब्रांच, ये भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। और उसके बाद हमने इसकी अपोजिट एंट्री भी कर चुके हैं हम। उसके बाद लॉस इन ट्रांजिट, इसका कुछ करना ही नहीं आपको, बैड डेट्स आप डेटर्स में कर चुके हो। परचेजेज बाय ब्रांच ऑन परमिशन ऑफ हेड ऑफिस, अब यहाँ आपका जो है कैलकुलेशन रहती है। कैश परचेज आपने की है 10,800 की, तो आपने कैश परचेज कर ली, ठीक है। ये तो थी आपकी कैश परचेज। और आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की थी 8,500, आपने क्या की थी, क्रेडिटर्स को पेमेंट की थी साल के दौरान। तो टोटल इस साल आपने कितना पे किया है, 19,300 सॉरी 19,300 आपने कैश पे किया है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है पेमेंट मेड बाय हेड ऑफिस, ये हम कर चुके हैं, सैलरी कर चुके हैं। इंश्योरेंस हम इसका अभी हमें करना है। कैश सेल जो हुई है ब्रांच की वो हुई है 1 लाख। तो ये जो अमाउंट है ये तो उसे हेड ऑफिस से रिसीव करना है। हेड ऑफिस से क्या करना है, ब्रांच को रिसीव करना है। अब हेड ऑफिस को पे कितना करना है, पे जो करना है हेड ऑफिस को वो कितना करना है, कैश जो सेल हमने की है 1,600,000 की, और डेटर से हमने कितना रिसीव किया है
38,000। तो टोटल हमें जो पे करना है ब्रांच को वो कितना पे करना है, 1,38,600 हमें ब्रांच को जो है पे करना है। अब इसमें से हमें रिसीव करना है 19,300, तो क्यों ना हम ये वाला बैलेंस इसमें से काट करके बाकी हेड ऑफिस को डिपॉजिट करवा दें। तो इसमें से हम लेस कर देते हैं 19,300, लेस करेंगे तो वैल्यू रह जाएगी हमारी 1,38,600 में से 19,300 आपने लेस कर देने हैं, तो ये वैल्यू रह जाएगी आपकी 1,19,300। ठीक है, तो यहाँ जब आप लिखोगे बाय बैंक, क्रेडिट साइड में लिखोगे अगर हेड ऑफिस को पैसा दे रहे हो तो बाय बैंक। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, कैश सेल, या डायरेक्टली कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में दिखा देना जैसे मैंने दिखाई। आप डायरेक्टली अमाउंट लिखो 1,19,300। ठीक है, ये आपने अमाउंट लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट होगी, कैश पेड टू क्रेडिटर्स हो गया, सैलरी, इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून। अब ये जो इंश्योरेंस था हमारा और इससे पहले क्या था, सैलरी थी। अब इसमें क्या है, प्रीपेड इंक्लूड है। अब प्रीपेड का हमेशा क्या होगा, एसेट्स के रूप में क्लोजिंग बैलेंस हमारा होगा। अब इनका क्लोजिंग बैलेंस और कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सैलरी देखो आप एक बार दोबारा फिर से, सैलरी आपको दे रखी है, रेंट 1,800 का रेंट आपने पे किया है 1 जुलाई तक का। इट मीन्स आपने अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया है। ये जो रेंट है ये कब से आपने पे किया है, ये आपने पे किया है इस ईयर के लिए, यूज होगा 9 मंथ का। ठीक है, तो ये 3 मंथ का क्या है, प्रीपेड है। 1,800 टोटल है 12 मंथ के लिए, आपको चाहिए 3 मंथ के लिए। 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 450। तो प्रीपेड रेंट आपका आया, प्रीपेड रेंट 450 रुपीज़। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे ही आपका इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है, ये 440 रुपीज़ टोटल पे किया आपने, और इसमें दे रखा आपको, ये आपने पे किया है 30 जून 2015 तक का। इससे पहले भी इंश्योरेंस था क्या आपका, देखो प्रीपेड, प्रीपेड जो इंश्योरेंस है वो 440 है, टोटल है 12 मंथ का। ये 3 महीने का आपने एडवांस में पे कर रखा है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो तो ये वैल्यू आ जाएगी 110। तो ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस आया आपका, ये आया 110। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो आप, उसके बाद और आपको क्या दे रखा है, पेटी कैश एक्सपेंसेस हमने नोट कर दिया। उसके बाद लास्ट में आपको क्या दे रखा है, बस हो गया। अब लगभग हमारा कंप्लीट है, अब हमारा कंप्लीट है लगभग ये जो ब्रांच अकाउंट है। अब हमें टोटल कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल जब हम करेंगे 30 और 5 35 44 45 45,920 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक का टोटल ये आ गया। उसके बाद हमने सेपरेट लिख रखा है, ये भी हम यहाँ लिख देते हैं 2500। इस साइड का टोटल 43 + 8 अगर आप करते हो 52 51 51 और ये 57 58 58 और 59 59 और 59,560 60,000 59,560 में आपको ऐड करने हैं 750, तो ये आपका आ जाएगा 0 1
60,310 रुपीज़, ये जो आपका बैलेंस आएगा 60,310 रुपीज़। ठीक है, ये सब का टोटल, बाकी आपको टोटल दे ही रखा है। अब आप यहाँ से यहाँ तक का टोटल कर लो कितना आता है आपका, ताकि हम फटाफट प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें। 1,19,000 प्लस 60, ये हो गया आपका 1,79,000, 1,79,000 प्लस 6, 1,85,000, 1,85,000 प्लस 3 लाख 10,000, 3 लाख 10,000 610, 3 लाख 10,610। दोबारा चेक कर लो एक बार, 1 लाख ये 2 लाख आएगा, अभी गड़बड़ कर दी हमने। 1,19,000 प्लस 60,000, 1,79,000, 1,79,000 प्लस 5 2 लाख 1,85,000, 1,85,000 प्लस 25, 1,85,000 और 25 ये होगा आपकी 1,90,210, 2,10,000 और एक ये आपका क्रेडिटर्स, ये हो गया 2,11,610। ये आपका टोटल आ गया इस साइड का। डेबिट साइड का टोटल चेक कर लो आप, यहाँ का जब हम टोटल करेंगे 1,25,000 प्लस 48, 1,70,000, 1,71,000, 1,73,000, 1,73,000 प्लस 8, 1,81,000, 1,83,000, 1,83,000 तो आपके ये हो गए। उसके बाद आप टोटल कर लो बाकी रिमेनिंग अमाउंट का, 1,84,000, 1,85,000, 1,85,290, 1,85,290 प्लस 800 और 1 लाख, इसमें आप ऐड कर दो 8 और 900, 1,720। जब आप इसमें ऐड करते हो तो ये आपकी आ गई 9,2,1,007। इस साइड का टोटल आपका आ जाएगा 1,87,010 रुपीज़ और इस साइड का टोटल आपका 2,11,610। तो इसमें से वैल्यू लेस कर दो आप, 2,11,610 में से 1,87,010 रुपीज़ अगर आप लेस करते हो तो ये वैल्यू रहेगी आपकी 600 और ये रहेगा आपका 24,600। तो आपका जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 24,600। तो इस साइड आप क्या नोट करोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका है 24,600। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर क्वेश्चन में आपको लोकल परचेज दे रखी है और आपको अगर इम्प्रेस सिस्टम के अंडर मेंटेन करना है बैलेंस। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें एक पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा था, फिर भी हमने नोट किया, ठीक है। तो इसी तरीके से इम्प्रेस सिस्टम के अंदर आप मेंटेन करोगे। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। अब इस पे बेस सभी क्वेश्चन हमारी